प्यारे साथियों, आज हम कक्षा 6 इतिहास के अध्याय 2 को देखने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है आखेट खास संग्रह से भोजन उत्पादन तक। मतलब कि जो आरंभिक मानव थे, जो शिकार और भोजन का संग्रहण किया करते थे, वो भोजन का उत्पादन कैसे करने लगे, क्योंकि वे लोग पहले तो प्राकृतिक संसाधनों पे और शिकारों पे अपना जीवन व्यतीत करते थे, उन्हीं पर आधारित उनका जीवन था। तो फिर क्या ऐसी परिस्थितियाँ आई कि वे लोग भी भोजन उत्पादन करने लगे, गेहूँ, चावल, जौ आदि उगाने लगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एनसीईआरटी द्वारा दिए गए एक बालक से अपना परिचय करेंगे, जिसका नाम है तुषार, और वो क्या कर रहा है, रेल यात्रा कर रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। ठीक है। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से उसके पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। ठीक है। कभी भी आप गाड़ी में बैठे हैं तो जब आप साइड में देखते हैं विंडो से बाहर, तो आपको सब चीज़ें लगती हैं कि पीछे दौड़ती हुई छूट रही हैं। वही उसको भी लग रहा है। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले से रेल यात्रा करनी शुरू की थी। तब उसके चाचा क्या बोलते हैं कि जो लोग हैं वो रेल यात्रा कब से कर रहे हैं तुम्हें पता है? 150 साल पहले से। और ये किसने शुरू करवाई थी? तो डलहौजी को आप लोग जानते होंगे, नहीं तो फिर आप पढ़ेंगे। ठीक। डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ था, रेल यात्रा शुरू हुई थी। फिर क्या बोल रहे हैं कि बस तो इसके कुछ दशक बाद आई, तो इसके कुछ दशक बाद बस आई। तुषार सोचने लगा। ठीक, आप भी सोचेंगे कि आखिर उस समय में जब कुछ नहीं था तो लोग कैसे अपनी यात्रा पूरी करते थे। वही विचार तुषार के मन में भी आता है कि तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, ठीक है, तो क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? तो सोच रहा है कि जब सवारियाँ थी ही नहीं तो क्या लोग एक ही जगह पे बस रहते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? आइए आगे देखते हैं। आगे है अब आरंभिक मानव। ठीक, आरंभिक मानव आखिर वे इधर-उधर क्यों घूमते थे? उसी प्रश्न का जवाब है कि पहले हमें जानना है कि वो क्यों घूमते थे, उनके घूमने की पीछे रीज़न क्या थी? ठीक, तो आरंभिक मानव यहाँ पे किसको बोल रहा है? आदि मानव को। किसको? आदि मानव को। आइए देखते हैं कि आदि मानव इधर-उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक? उन लोगों के बारे में किनकी बात कर रहा है? इन्हीं आरंभिक मानव के बारे में, आदिमानवों की बात कर रहा है कि उन लोगों के बारे में हम जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में, किस उपमहाद्वीप में? भारतीय उपमहाद्वीप में। भारतीय उपमहाद्वीप में कब से? 20 लाख साल पहले से क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ठीक? आज की डेट में हम आरंभिक मानव जो आदिमानव थे उनको किस नाम से जानते हैं? तो आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ठीक, अब उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक क्यों कहा जाता है? आइए ये भी देखते हैं कि भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। भोजन की जो विधि है उन्हें प्राप्त करने की या इंतजाम करने की, उसके आधार पर उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक बुलाया जाता है। ये बात आपको अभी समझ में नहीं आई होगी, तो आइए इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, आखेटक मतलब होता है शिकारी। तो आदिमानव क्या करते थे पहले? जानवरों का शिकार किया करते थे। और खाद्य संग्राहक का मतलब होता है जो लोग भोजन को इकट्ठा करते हैं। तो कुछ तो शिकार कर लिया करते थे और कुछ प्राकृतिक संसाधनों से पेड़ पौधे, फल फूल को इकट्ठा करके, कंदमूल आदि इकट्ठा करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसी आधार पर उन्हें क्या बोला गया? आखेटक खाद्य संग्राहक। ठीक, आगे क्या बोल रहा है कि आम तौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, इसलिए उन्हें आखेटक बोला गया। और मछलियों और चिड़ियों को पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा करते थे, इसके आधार पर उन्हें क्या बोला गया? खाद्य संग्राहक। ये मिला तो इनका नाम क्या पड़ा? आखेटक खाद्य संग्राहक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे।
अब बोल रहा है कि जो आदिमानव थे वे लोग एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। भाई क्या कारण हो सकते हैं? आइए उन कारणों को जानते हैं। बोल रही है एनसीईआरटी की पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। ठीक, जाहिर सा रीज़न है कि यदि यहाँ पे कुछ पेड़ हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ पेड़ हैं और कुछ जानवर हैं, ठीक, हम क्या कर रहे हैं कि एक ही जगह पे कई लोग यहीं पे रह रहे हैं, तो क्या होगा एक दिन कि हम यहाँ के संसाधनों का उपभोग कर लेंगे और ये संसाधन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तब हमें जीने के लिए हमें नए संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पलायन हो जाएंगे, मतलब यहाँ से अब दूसरी जगह जाएंगे नए संसाधनों की खोज में। इसलिए बोल रहे हैं एनसीईआरटी कि पहला कारण क्या था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। ठीक, दूसरा कारण क्या है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक, क्या बोल रहा है कि जो जानवर थे, अब ये इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में क्या होता है कि सभी लोग किसी न किसी पर निर्भर होते हैं। हम पेड़ पौधों को खा रहे हैं, ठीक, जानवर क्या कर रहे हैं, दूसरे जानवरों को खा रहे हैं, ऐसे ही पूरा हम लोग का इकोसिस्टम बना हुआ है। तो क्या जानवर क्या करते थे, अपने शिकार के लिए जब दूसरी जगह जाते थे, और मवेशी मतलब जो ये भेड़ बकरियों का समूह है उन्हें मवेशी बोलते हैं, वे लोग क्या करते थे, अपने चारा के लिए दूसरी जगह जाते थे। अब मानव क्या करता था, मानो इनका शिकार करता था, तो मानो इनके शिकार के लिए क्या करता था, इनके पीछे चला जाता था, इसलिए वो दूसरे जगह पे पहुंच जाता था, ये भी एक रीज़न था। ठीक, इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। ठीक, ऐसा संभावना व्यक्त किया जाता है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि तीसरा कारण, दो कारण तो आपको समझ में आ गया, अब तीसरा कारण क्या है कि यह पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ठीक है, अब देखिए भाई, हर फल फूल का तो एक सीजन होता है। ठीक, तो मान लीजिए किसी सीजन में वहाँ पे फल फूल की प्रचुरता बहुत ज़्यादा है, तो लोग वहाँ पे हैं। जब फल फूल ख़त्म हो गया तो लोग क्या करेंगे, नए संसाधनों की तलाश में दूसरी जगह जाएंगे। तो वही बात बोल रहा है कि तीसरा कारण यह है कि जब पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण क्या बता रहा है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। और पानी कहाँ मिलती है, झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। ठीक है, यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। ठीक है, कुछ ऐसी झीलें हैं और नदियाँ जिनका पानी कभी सूखता नहीं है, लेकिन कुछ झीलों और नदियों के पानी में बारिश के बाद ही मिल पाता है। लेकिन कुछ झीलें ऐसी हैं जिनमें पानी कब मिलता है, बारिश के बाद मिलता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। चौथा संभावना ये भी व्यक्त होता है कि जब पानी ख़त्म हो जाता होगा एक जगह पे, तो लोग पानी की तलाश में दूसरे जगह जाया करते होंगे, क्योंकि बिना पानी के तो हम जीवित रह नहीं सकते हैं। तो ये था कुछ रीज़न कि क्यों जो आखेटक खाद्य संग्राहक लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करते थे। इतना बात तो आपको समझ में आ गया कि उनकी यात्रा करने के पीछे के रीज़न क्या रहे होंगे। अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि जब 20 लाख साल पहले ये लोग रह रहे थे, तो 20 लाख साल पहले की बातों को हम लोग कैसे जानते हैं, हम उनके बारे में कैसे जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए उन्हीं सवालों के जवाब के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। ठीक, अब ये पुरातत्वविद किस चिड़िया का नाम है,
ये भी आपके दिमाग में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा। तो पुरातत्वविद वे लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि जो पुराने अवशेष मिले हैं उनका अध्ययन करके पुराने लोगों के समूहों के रहन-सहन के बारे में क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो क्या बोल रहा है कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खास संग्राहक किया करते थे। ठीक, उन लोगों के हाथ कुछ ऐसी वस्तुएं लगी जिनका निर्माण या उपयोग क्या करते थे, आखेट संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। ठीक, क्या कहा जा रहा है कि पत्थरों के जो औजार हैं वो आज भी बचे हुए हैं। लकड़ियों के औजार क्या हुए होंगे, सड़ गल गए होंगे। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पत्थरों के और लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाते रहे होंगे। और मिला क्या कि पत्थर के औजार आज भी उपस्थित हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल-फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। ठीक, इन औजारों का उपयोग वे लोग क्यों करते थे? तो फल-फूल काटने के लिए करते थे, हड्डियों और मांस को काटने के लिए करते थे। ठीक है, क्योंकि उन्हें खाने के लिए कुछ नुकीली वस्तुओं की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। जैसे आप सब्जी काटते हैं तो चाकू का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही उन लोगों के लिए भी ये पत्थर बहुत उपयोगी थे। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। अब ये मुट्ठे क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई नुकीला औजार है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम हड्डी का या लकड़ी का क्या करेंगे, बड़ी सी एक लकड़ी लगा देंगे जिसे पकड़कर फेंकने में या मारने में क्या होगी, हमें आसानी होगी। इसे हाथ से पकड़ कर क्या करेंगे, मार सकते हैं। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजारों बनाने के लिए भी किया जाता था। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं कि क्या बोल रहा है। यहाँ देखिए 2 चित्र दिखा रहा है। ठीक, और बोला क्या है कि पत्थर के औजारों का उपयोग बाएँ इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये देखिए, ये जो पत्थर का उपयोग है, ये जो नुकीला भाग है, इससे क्या करते थे, ऐसे पकड़कर क्या करते थे, जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और ये इसके वाले के बारे में क्या बता रहा है कि जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। इसका नुकीला भाग देखिए और इसका नुकीला भाग देखिए, दोनों के नुकीले भाग में कुछ अंतर है। तो इसे खोदने के लिए उपयोग किया जाता था और इसे खाल को सिलने के लिए, क्योंकि उस समय कपड़ा तो था नहीं, तो लोग अपने वस्त्र कैसे बनाते थे, जानवरों की खाल से। तो उन जानवरों की खाल को क्या करते थे, ऐसे औजारों से क्या करते थे, सिला करते थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि जगह निर्धारित करना, रहने की जगह निर्धारित करना। अब किनके बारे में हमें देखना है, उन्हीं आदिमानव आखेटक खास संग्राहक लोगों के बारे में देखना है कि वे लोग कहाँ रहते थे। तो आइए देखते हैं मानचित्र 2 देखो, अभी देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खास संग्राहक के होने का प्रमाण मिला है। याद किए रहिएगा कि जो लाल त्रिकोण वाले स्थान हैं, ठीक है, वे पुरास्थल हैं, पुरास्थल और पुराने स्थल, जहाँ पर आखेटक खास संग्राहक के होने का प्रमाण मिला है। प्रमाण मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं, जैसे पत्थर के औजार हो गए, ये तो पहला प्रमाण यही है, जिनसे ये पता चल सकता है कि वे लोग यहाँ रहे होंगे। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खास संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ये देखिए, ये लाइन क्या बोल रहा है कि कई पुरास्थल जो हैं नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। अब इसके पीछे का रीज़न आप पीछे पढ़ चुके हैं, क्यों पाए गए हैं, कमेंट में जवाब दीजिए ज़रूर। आइए देखते हैं मानचित्र को। ये देखिए,
लाल त्रिकोण बोला था ना कि वे पूरा स्थल है जहाँ आकेटक खाद्य संग्राहक के होने का प्रमाण मिला। ये देखिए भीमबेटका कहाँ पे है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। ये देखिए कुस्की, कुरनूल, ठीक है, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ क्या है कि आकेटक खाद्य संग्राहक मिले थे। अब ये भी बोल रहा था कि नदियों के आसपास थे, तो ये देखिए भीमबेटका कहाँ है, ये नर्मदा नदी है, इसी के आसपास के क्षेत्र में बचा हुआ है। ठीक, उसकी देखिए कुरनूल की गुफाएं देखिए, ये नदी है कृष्णा नदी निकली हुई है। ठीक, तो लोग नदियों के किनारे इसलिए रहा करते थे ताकि उनको पानी की प्रचुर मात्रा मिल सके। आया समझ में बात? ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब आप यहाँ एक काम कीजिएगा कि ये देखिए संकेत दिया हुआ है कि जो ये लाल त्रिकोण है ये कौन सा स्थान है, पूरा पाषाणिक स्थल है। ये स्क्वायर वाला नौपाषाणिक स्थल है। ये ग्रीन जो सर्कल है ये स्थान क्या है, महापाषाणिक स्थल है। और ये जो है आरंभिक गांव है। और ये जो येलो स्टार है ये कौन से हैं, आधुनिक नगर, जैसे मुंबई हुआ, ठीक, चेन्नई हुआ, ये सब है। आपको इनको मैप पर देखना है और ये पता लगाना है कि ये कहाँ कहाँ स्थित हैं। ये आपका क्या है, HW है। आइए अब आगे हम देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। ये भी बात सही है कि जब किसी चीज़ की महत्व हमारे जीवन में ज़्यादा हो जाती है तब हम क्या सोचते हैं कि उसकी प्रचुर मात्रा हमें मिले ताकि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। ठीक है, आइए भीमबेटका के बारे में कुछ यहाँ पे बता रहा है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश बोल रहा है कि इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। अभी हम लोग भीमबेटका को देखते हैं, किस नदी के किनारे था, नर्मदा के किनारे। तो गुफाएं और कंदराएं वहाँ ज़्यादा मिली हैं। क्या होता था कि लोग उसमें क्यों रहते थे, ताकि बारिश और हवाओं, धूप से उन्हें बचाव हो सके। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यही जगह क्यों चुनी होगी? ठीक, ये भी क्वेश्चन है। कुछ रीज़न मैं बताता हूँ और आप ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। जैसे पहला रीज़न तो क्या है, वहाँ पानी नर्मदा नदी से मिल जाता होगा उन्हें। ठीक, रहने के लिए स्थान मिल गया। ठीक, और रीज़न आप खुद ढूंढिए। आगे देखिए क्या बोल रहा है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, और ये एक दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में ऐसे चित्र मिले हैं जिन पर ये दिखाया गया है कि कैसे शिकार किया जाता था। इससे भी एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आरंभिक मानव क्या करते रहे होंगे, शिकार करते रहे होंगे। ठीक है, आइए पूरा स्थल तो आपको बता ही दिए हैं, लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ बता रहा है कि पूरा स्थल क्या होता है। तो देख लेते हैं एक बार कि पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। वही पुराने स्थल, पूरा स्थल किसको बोलेंगे, जहाँ पुराने बर्तन, औजार, इमारत, वस्तु के अवशेष, मतलब बचे कुछ। जैसे क्या होता है कि कभी कोई घर गिर जाता है, कोई मिट्टी का घर रहा होगा तो खुदाई करने पर हमें कुछ उसमें से मिलता है, वही क्या होता है, अवशेष होता है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने कामों के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है, अब छोड़िए उसको, आइए आगे देखते हैं कि आग की खोज इसके बारे में क्या बता रहा है। मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफाएं। ठीक, अभी हम लोग कृष्णा नदी के पास में यहाँ के करीब क्या देखे थे, कुरनूल की गुफाएं देखे थे। फिर से आप मानचित्र 2 को देखिएगा। कुरनूल की गुफा ढूंढो।
यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। राख के अवशेष मिले, उससे क्या अनुमान लगा रहे हैं पुरातत्वविद कि लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, ठीक, रोशनी के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। ये आग के क्या हैं, कुछ रीज़न है कि क्यों उन्हें आग की आवश्यकता पड़ी होगी। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आइए आगे देखते हैं नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविद ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं, ठीक। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल, यह दो शब्दों पूरा मतलब प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। पूरा पाषाण को बता रहा है कि ये दो शब्दों से बना है, एक तो पूरा और एक पाषाण। तो पूरा मतलब क्या होता है, प्राचीन, और पाषाण मतलब पत्थर। यह नाम पुरा स्थल से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। ऐसा नाम रखने का क्या रीज़न है कि ये नाम क्या करता है कि उन स्थानों के महत्व के बारे में, उन स्थानों से जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई उनके अधिकता के बारे में हमें बताता है कि वहाँ पत्थरों के औजार, पत्थरों के सामान हमें क्या मिले थे, ज़्यादा मिले थे। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये इसका टाइम पीरियड है, 20 लाख से 12,000 साल पहले। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक। पूरा पाषाण को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसमें? आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। देख लीजिए इसका कितना महत्व है। 99% मानव इतिहास के 99% जो घटनाएं हैं वो किस काल में घटित हुई, इन्हीं पूरा पाषाण काल में। इन्हीं तीनों कालों में क्या हुई, घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग बोलते हैं। मेसोलिथ में क्या हुआ था कि पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिले थे। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण और औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, ठीक। मेसोलिथ की एक और विशेषता क्या है कि यहाँ जो पत्थर के औजार थे वो क्या थे, छोटे थे। कैसे थे, छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है, ठीक। छोटे औजार मिलने के आधार पर मध्य पाषाण का क्या नाम रखा गया, माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। एक साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे, ठीक। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता है, ठीक। नवपाषाण मतलब कि पाषाण युग की जो नई शुरुआत थी। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए इसका समरी मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो अभी पैरा हमने पढ़ा कि पूरा पाषाण काल, ठीक, क्या था, पूरा पाषाण काल, इसको 3 भागों में बांट दिया था। अब 3 भागों की टाइम पीरियड था। फिर मध्य पाषाण काल को हम लोगों ने देखा, ठीक। मध्य पाषाण में क्या विशेषता थी, यहाँ पर क्या था कि पत्थरों के ज़्यादा से ज़्यादा औजार मिले थे। यहाँ पे पत्थरों के औजार मिले लेकिन उनके आकार क्या हो गए, छोटे हो गए। इसके आधार पर उन्हें लघु पाषाण भी बोला गया, ठीक, माइक्रोलिथ। और यहाँ पे पर्यावरणीय बदलाव भी देखने को हम लोग को मिला था, जिसके आधार पर हम लोगों ने उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहा था। फिर नवपाषाण की शुरुआत हुई। अब नवपाषाण के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं कि बदलती जलवायु, ठीक है।
बोल रहा है कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। ठीक, इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवर की संख्या बढ़ी, जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। अब देखिए, जब जलवायु परिवर्तन होती है तो क्या होता है, घास स्थल क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। अब इन घास स्थलों पर कौन निर्भर रहता है, ये लोग जो मवेशी हैं, हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, तो इन लोगों की क्या होती है, संख्या बढ़ने लगती है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। अब जब आप किसी के साथ रह रहे हैं, किसी अनजान व्यक्ति के साथ, तो आप उसके बारे में सब कुछ जानने लगते हैं। तो लोग भी आए, इन जानवरों के बीच रहने लगे और इन जानवरों के प्रजनन और आदतों के बारे में जानकारी हासिल प्राप्त करने लगे। हो सकता है कि तब लोगों ने इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। ऐसा हो सकता है कि उसी समय लोग क्या किए होंगे कि इन्हें पालतू बनाने की सोचने लगे होंगे। जैसे हमें गाय से दूध मिलने लगी या फिर मांस की भी ज़रूरत पूरा हो रही थी उन लोगों की, तो लोग क्या कर रहे थे कि उन्हें पालतू बनाने लगे हों। साथ ही इसी काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ठीक है, इसी काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। आइए आगे देखते हैं कि खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं और जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। ये कब की बात कर रहा है, 12,000 साल पहले की बात कर रहा है कि इसी दौरान क्या हुआ, उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं और जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। ठीक, ये उनके सीखने की प्रक्रिया बता रहा है कि कैसे सीखे होंगे लोग अ, अनाज उगाना, क्योंकि हमारे जो चैप्टर का शीर्षक था वो यही था कि शिकारी लोग कैसे अनाज उगाने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। मतलब किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया, तो कुत्ते को क्या किया गया, सबसे पहले पालतू बनाया गया था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवरों झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। अब ये यहाँ पर तो हमें बताया गया कि कैसे भोजन उगाए होंगे, यहाँ पर बता रहा है कि कैसे पशुपालक बने होंगे। ठीक है, क्या तुम बता सकती हो कि पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्यों? क्योंकि कुत्ता वफादार होता है इसलिए, कि और कोई रीज़न हो सकता है? आइए आगे देखते हैं कि घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या है इसमें, कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया नाम दिया गया। किसको? जो पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया, इसी को क्या बोला गया? घरेलूकरण की प्रक्रिया। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवर से भिन्न होते हैं। इसकी वजह से इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे और जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम है। जाहिर सी बात है। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हों, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों का भार संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगने के लिए उन्हें उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, क्योंकि हिंसक जानवरों को प्रजनन करने के लिए प्रोत्साहित करने पर क्या होगी, वे उल्टा ही हमें मार कर खा जाएंगे।
इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पालतू जानवर थे इन्हें चारा वारा खाना होता था, तो दांत इनके नुकीले उतने नहीं थे। लेकिन जो मांसाहारी जानवर थे जंगल के, उनके दांत देखेंगे, जैसे शेर देख लीजिए, उसका दांत क्या होता है, नुकीला होता है। क्यों होता है नुकीला? क्योंकि उन्हें मांस को फाड़ कर चीर कर खाना होता है। आइए आगे देखते हैं कि यह प्रक्रिया दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। ठीक, सबसे प्राचीन फसल कौन है? गेहूँ और जौ। और इस तरह सबसे पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद कौन? भेड़ बकरी आते हैं। तो दो चीज़ इसमें हमें सीखने को मिला, क्या कि सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई? तो सबसे पहले गेहूँ और जौ। उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले पालतू किसे बनाया गया? कुत्ते को। उसके बाद भेड़ बकरी को। ठीक है, एक नवीन जीवन शैली। अब देखिए यहाँ कुछ चित्र के माध्यम से आपको बता रहा है कि अनाज के उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। बीज के रूप में कर सकते हैं, खाद के रूप में कर सकते हैं, उपहार के रूप में कर सकते हैं, भंडारण के लिए कर सकते हैं। ठीक, ये अनाज के उपयोग है। आइए हम देखते हैं एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इससे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। ठीक, अब बता रहा है कि एक नवीन जीवन शैली की शुरुआत कैसे होती है, मतलब कि लोग एक जगह पे कैसे रुकने लगे। क्योंकि जब आप ऐसे अनाज उत्पन्न करेंगे जिन्हें 3-4 महीने लग रहे हों, ठीक, उन्हें सिंचाई करना है, उन्हें पानी देना है, फिर उनका देख रेख करना है, तो आपको एक जगह पे क्या करेगा, रुकना पड़ेगा। इसलिए अब लोग क्या हुए कि घूमने के बजाय क्या करने लगे, धीरे धीरे एक ही जगह पे रहना आरंभ कर दिए थे। जानवर चलते फिरते खाद भंडार। ठीक, क्यों जानवर को चलते फिरते खाद भंडार कहा गया है, आइए देखते हैं। जानवर बच्चे देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवर की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक, भोजन के भंडारण का तरीका क्यों बोल रहा है कि जैसे हमें उनसे मांस भी मिल जा रहा है, ठीक, दूध भी मिल जा रहा है, तो ये क्या है, एक तरह से हमारे क्या है, भोजन के स्रोत ही हैं। ये भंडारण ही है हमारे किसका, भोजन का। ठीक है, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आप जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, ये आप बताइएगा। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। जो प्रारंभिक कृषक थे और पशुपालक थे, उनके बारे में कुछ पता करें कि वे कैसे क्या करते थे। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12 देखो। अभी हम आपको दिखाए थे, फिर से दिखा देंगे। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। आइए मानचित्र पर एक बार चलते हैं। ये देखिए, इसके बारे में बात कर रहा है, नीले वर्ग के बारे में। ये जो पूरा पसाड़ स्थल है, 9 पसाड़, ठीक है, 9 पसाड़ी स्थल है, इसके बारे में। ये देखिए पैम्पल्ली हो गया, अल्लूर हो गया, फिर ये देखिए कोल्डियावा, यहीं पे चावल का साक्ष्य मिला था, चिरांद, ठीक, मेहरगढ़,
जौ तथा गेहूँ, ये दावजली हेडिंग, ठीक। ये सब क्या है, ऐसे स्थान हैं जहाँ कृषि के साक्ष्य मिले हैं। आइए आगे देखते हैं कि क्या बोल रहा है, ठीक। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र, वही मेहरगढ़ वाला, आधुनिक कश्मीर में पूर्वी और दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं, ठीक। अब ये क्षेत्र जो हैं, वे क्षेत्र कृषि वाले थे या नहीं, इसके लिए क्या किए कि वहाँ खुदाई की गई, वहाँ प्राप्त अवशेषों का अध्ययन किया गया और खुदाई में क्या मिला कि जो जले हुए अनाज के दाने थे। जैसे कभी आप देखते हैं कि गेहूँ या फिर धान उनके खेत में क्या करते हैं हम लोग कि आग लगा देते हैं कटाई करने के बाद, तो कुछ जो बचे हुए दाने होते हैं जलकर वैसे ही रुके रहते हैं, राख बन जाते हैं लेकिन फिर भी दाने के शेप में ही होते हैं। वैसे ही इन लोगों को दाने के अवशेष मिले। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए होंगे, ठीक। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिकों ने हम विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, अस्थायी जीवन की ओर, मतलब लोग कैसे एक जगह पे रहना शुरू कर दिए। ऊपर भी आपको इसके बारे में कुछ बताया गया था कि पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थल पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्ज हों, कश्मीर में स्थित है, सबसे ऊपर है, देखिएगा। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता था, ठीक। ये जैसे ज़मीन है तो लोगों का घर कैसे होता था, ऐसे यहाँ पे गड्ढे खोद देते थे, ठीक है। यहाँ पर गड्ढे खोद कर और ऐसे घर बनाते थे, तो इन्हें क्या बोला जाता था, गर्तावास बोला जाता था। अब इनसे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, ठीक भाई, नीचे है तो वहाँ सीढ़ियाँ तो बनेगी ही। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर अलग अलग आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारी झोपड़ी है, ठीक। ये झोपड़ी है, तो क्या हुआ कि पुरातत्वविदों को क्या मिला है कि अंदर भी आग जले हुए थे और बाहर भी आग जले हुए हैं। तो हम भी क्या करते हैं कभी कभी कि कभी घर में खाना बना लेते हैं, गांव में ऐसा अक्सर होता है, आपको किचन बनने लगे, और कभी कभी बाहर खाना बना लेते हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वे लोग भी ऐसा किया करते रहे होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पसाड़ युगीन करोड़ों से भिन्न है। अब देखिए, पूरा पसाड़ काल में भी हमें पत्थर के औजार मिले हैं और इधर नौ पसाड़ में भी मिल रहे हैं, लेकिन कैसे हैं, भिन्न है, इसलिए इन्हें क्या नौ पसाड़ युग माना गया। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए उनको पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज, वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है। ओखली आप देखे होंगे, ऐसे होता है, ठीक। गाँव में अभी भी मिलता है, ये ओखली है। हाँ, उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। इन सारे कारणों के कारण जो पत्थर के औजार थे इनको बनाया गया, और नौ पसाड़ युग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय के औजारों से ये क्या थे, भिन्न थे और कुछ मॉडर्नाइज हो गए थे, इसलिए इन्हें नौ पसाड़ युग कहा गया। आगे देखते हैं, नौ पसाड़ युग के पुरास्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाते थे।
क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आए होंगे? ठीक, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। ये चीज़ें जो हैं एक साथ हर जगह पे नहीं हुई थी, धीरे धीरे एक जगह पे शुरुआत हुई, फिर लोग आए, क्या किए वहाँ देखे तो फिर अपने भी शुरुआत करना शुरू कर दिए, ऐसे धीरे धीरे फैला था। सूक्ष्म निरीक्षण किसका? मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब मेहरगढ़ में ये देखिए, मेहरगढ़ आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कहाँ है। जैसे ये हमारा क्या है, भारत है, सॉरी एक मिनट, ये देखिए, ये जैसे भारत है तो ये पश्चिम उत्तर के करीब में क्या है, मेहरगढ़ स्थित है। ठीक है, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ईरान जाने के लिए जो महत्वपूर्ण रास्ता है बोलन दर्रा, उसके पास हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी का पालन सीखा। आपको ये क्वेश्चन बता दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली, इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ के अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ में और क्या मिला? चौकार तथा आयताकार घरों के अवशेष। प्रत्येक घर 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ठीक है, मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी भी दफनाया गया था, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो उसकी प्रिय वस्तु रही होगी, इसलिए उसके साथ उसको भी दफना दिया गया होगा। ठीक है, कि वो मरने की बात लेगा, ऐसा उन लोगों का क्या था, मान्यता था। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और आप क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करिएगा। हालांकि मैं एक बार इसको करा दूंगा। यहाँ देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं। मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ था? 12,000 साल पहले। नव पाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। ठीक है, फिर धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।